हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन कौन से स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होते हैं जिनको हम लोग लैटिसेस कहते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि यूनिट सेल क्या होती हैं और कितने प्रकार की यूनिट सेल्स होती हैं, और यूनिट सेल्स के आधार पर हम लोगों ने देखा था कि जो यूनिट सेल्स के पैरामीटर्स होते हैं, जो उसके 3 एंगल्स हैं और 3 एज लेंथ है, तो इनके बीच की रिलेशंस के आधार पर जो क्रिस्टल सिस्टम होता है वो 7 टाइप्स का क्रिस्टल सिस्टम होता है। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी यूनिट सेल्स के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस यानी जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगे होते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कौन कौन से रिलेशंस होते हैं, उनके जो रेडियस होते हैं उसमें या उनकी एज लेंथ में क्या रिलेशंस होते हैं, इन सारे रिलेशंस को आज हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो क्लोज पैकिंग होती है वो क्लोज पैकिंग कैसे होती है और उसमें कौन कौन से नए टर्म्स आते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक चीज हम लोग देख लें कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो, अपने अध्ययन की सुविधा के लिए इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग एक स्फेरिकल साइज देते हैं। हम लोग इसको एक स्फेयर मानते हैं और जो भी फॉर्मूले यहाँ पे ऑपरेटेड होते हैं वो स्फेयर के फॉर्मूले ऑपरेटेड होंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम निकालेंगे, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे, एक स्फेयर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये पार्टिकल का जो वॉल्यूम होगा, चूंकि हम इसको जो पार्टिकल से पार्टिकल्स एटम्स होंगे या आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये पार्टिकल्स चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयंस हो, ये इतने छोटे होते हैं कि उनके डायमेंशंस को थोड़ा सा मेजर करना, पॉइंट बना करके मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होंगे वो एक हार्ड स्फेयर के रूप में लिए जाएं ताकि इनके मेजरमेंट को हम आसानी से कर सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को देखनी है कि ये दो नाइबर्स पार्टिकल हैं, दो नाइबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। आप देख रहे हो कि सर क्या पैकिंग के अंदर, क्या किसी भी सॉलिड के पैकिंग में दो कॉन्सिक्यूटिव पार्टिकल्स के बीच में इतना स्पेस होता है? तो नहीं होता है। ये बिल्कुल सटे सटे होते हैं, लेकिन फिर भी इनके मेजरमेंट के लिए एक यूनिट सेल को हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये बहुत छोटी यूनिट सेल बनेगी अगर इन दोनों को हम पास पास रख लें। तो ये केवल कन्वीनियंस के लिए है, रियल में ऐसा होता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इतने बड़े बड़े किसी भी सॉलिड के पार्टिकल्स नहीं होते हैं, चाहे वो एटम्स हो। तो आपने पढ़ा कि एटम्स भी इतने बड़े नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि आपने 11th में पढ़ा कि किसी भी एक पर्टिकुलर एटम का, एक सिंगल एटम का रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसी कंडीशन में उन पार्टिकल्स को हम प्लेन ऑफ पेपर पर कैसे शो करें, तो इसीलिए इसको एक हार्ड स्फेयर मेजर कर लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है और इनके बीच की ये डिस्टेंस मानी जाती है। रियल में ये जो डिस्टेंस होगा ये किस तरह से होगा, बहुत छोटी सी यूनिट सेल बनेगी और इस यूनिट सेल को सुविधा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मेजर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से आएगा। तो ये दोनों सटे सटे रहेंगे। एक्चुअल में अभी हम लोग और आगे भी देखेंगे, जब क्लोज पैकिंग देखेंगे तो देखेंगे कि जो 3D क्लोज पैकिंग होती है जिसमें अगर एक टाइप अरेंजमेंट हो, इस तरह से अगर हम लोग देखें, हालांकि इन चीजों को अभी हम लोगों को आगे डिटेल में देखना है, लेकिन अगर एक टाइप, हमने आपको बताया था एक टाइप अरेंजमेंट क्या होता है कि जब जो पार्टिकल्स होंगे वो अपर लेयर के जस्ट बिलो होते हैं, एकदम बिल्कुल ये ए टाइप होता है। तो इस तरह से इसका ये 3D स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होगा वो इस तरह से ऐसे होता है, इस तरह से होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो जो एक यूनिट सेल अरेंज होती है वो इस तरह से यूनिट सेल अरेंज होती है। ध्यान से देखें इस तरह से,
इस तरह से क्यूबिक क्लोज पैकिंग आएगा, इस तरह से अरेंज होता है। तो हम लोग इस मेथड के द्वारा रिलेशंस को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने माइन्यूट होते हैं। तो इसीलिए इसको एक हार्ड स्फीयर एज्यूम किया जाता है और जो भी मेजरमेंट लिए जाएंगे, जो भी कैलकुलेशंस लिए जाएंगे, वो एक हार्ड स्फीयर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको स्फेरिकल शेप में एज्यूम करके लिया जाएगा और सारे वही फॉर्मूले अप्लाई होंगे जो हम लोगों ने स्फीयर्स को लेकर के पढ़ा था। तो आइए देखते हैं सबसे पहली चीज हम लोगों को क्या निकालना है। किसी भी क्लोज पैकिंग में जो दो नियरेस्ट नाइबर्स होंगे उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का रेडियस, इसमें क्या रिलेशन होता है। तो आज की यही हेडिंग होगी, हेडिंग की रिलेशनशिप between the nearest neighbors distance d, nearest neighbors distance d and radius of atom, atom का रेडियस and of an unit cell। तो अभी हम लोग देखेंगे कि यूनिट सेल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें 3 मेन यूनिट सेल है। सबसे पहला कौन सा है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नियरेस्ट नाइबर्स डिस्टेंस है d और एटॉमिक रेडियस जो है r, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होते हैं। तो ध्यान से देख ले, ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। तो अगर इसको हम लोग मान लें कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट क्या है? C है, तो डेफिनेटली आप यहां देखोगे कि AB इक्वल टू BC होगा क्योंकि ये एक क्यूब है। अगर ये क्यूब है तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा? BC। हम लोग जान लें कि अगर यहाँ पे नियरेस्ट नाइबर्स देखें तो AB इक्वल टू हो जाएगा कितना? AB इक्वल टू हो जाएगा D के। AB इक्वल टू D और AB इक्वल टू D है तो मान लेते हैं कि ये AB A के बराबर है। तो D इक्वल टू कितना हो गया? A। यूनिट आप कोई भी लगा सकते हो, तो कोई भी क्या लगाओगे? सेंटीमीटर लगाओ, mm लगाओ, क्योंकि मीटर तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। तो A हो गया ये। अब अगर हम लोग देखें तो रेडियस कितना होता है? R इक्वल टू कितना हो जाता है? D/2। R इक्वल टू कितना? D/2, यानी यही इक्वल टू हो जाएगा कितना? AB/2 और यही इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना? A/2। तो R इक्वल टू हो गया कितना? A/2। This is the relation between the nearest neighbor's distance and radius of an atom। किसी भी एटम के रेडियस और उसके नियरेस्ट नाइबर्स के डिस्टेंस के बीच में ये रिलेशन होता है। और आपको पता है कि A इक्वल टू कितना है? D। अगर A इक्वल टू D है तो आप लिख सकते हो R इक्वल टू कितना? D/2। R इक्वल टू कितना? D/2। तो ये है किसके लिए? एक सिंपल यूनिट सेल के लिए, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसको हम लोग प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं। तो ये चीज नोट कर लीजिए। फिर हम लोग दूसरा देखते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए नियरेस्ट नाइबर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। फटाफट कर लीजिए इसको। आइए देखते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। तो सबसे पहले फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? ऐसी यूनिट सेल जिसके कॉर्नर्स पर
तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो पाए ही जाएंगे, इसके साथ साथ उसके सेंटर ऑफ फेस पर भी पाए जाते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो ये 8 कॉर्नर पर तो होंगे ही, एक सिंपल क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो सभी फेसेस के सेंटर पर एक क्या पाया जाएगा, पॉइंट होगा, यानी एक एटम होगा या आयन होगा या फिर मॉलिक्यूल होगा। इसी को हम लोग फेस सेंटर्ड कहते हैं। तो हम सभी फेसेस पे नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा जो है सब आपस में मिल जाएगा, केवल एक फेस पे हमने बनाया और इस फेस को देख लीजिए आप लोग ध्यान से। तो ये ए से सी को मिला देते हैं इस तरह से, ए से सी को मिला देते हैं। तो नियरेस्ट जो डिस्टेंस होगी वो इसके बीच की होगी या इसके बीच की होगी, सबसे नियरेस्ट यही होगा जो डायगोनल में यानी जो फेस में लगा हुआ है। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें अब कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके अंदर क्या रिलेशंस होंगे। तो मान लेते हैं डिस्टेंस नियरेस्ट नाइबर्स, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नाइबर्स, जो डिस्टेंस है नियरेस्ट नाइबर्स के बीच में ये किसके बराबर हो जाएगा, d, और d किसके बराबर हो जाएगा, AC अपॉन कितना 2, d इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, AC अपॉन 2, क्योंकि AC के सेंटर पे है ये, तो AC अपॉन 2 ये d हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC में हमें AC को कैलकुलेट करना है। तो क्या करें हम लोग, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हो गया। अब ध्यान दो, अगर AB इक्वल टू A है तो BC भी कितना होगा, डेफिनेटली A होगा, तो अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट 2A स्क्वायर या रूट 2A। मिल गया हमको रूट 2A, ये हमें मिला क्या, AC। ध्यान रहे, तो D इक्वल टू कितना है, AC अपॉन 2, यानी D इक्वल टू हो गया रूट 2A अपॉन कितना 2। D इक्वल टू हमको मिल गया रूट 2A अपॉन 2। क्या इसको हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं, तो आइए जरा इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं कि रूट 2A अपॉन 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा 2A अपॉन 2 रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, मिल गया कितना A अपॉन रूट 2। ये हमें क्या मिला, D हमको मिल गया A अपॉन रूट 2। अगर D इक्वल टू A अपॉन रूट 2 है तो R इक्वल टू कितना होता है, D बाई 2, दैट इज इक्वल टू कितना A अपॉन रूट 2 अपॉन कितना 2, यानी R इक्वल टू मिल गया A अपॉन 2 रूट 2, R इक्वल टू A अपॉन 2 रूट 2। तो इस तरह से हम रिलेशंस निकाल लेंगे किसके, एटॉमिक रेडियस और डिस्टेंस d, जो नियरेस्ट नाइबर्स डिस्टेंस d है और जो उस लगे हुए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेडियस है, इनके बीच में किसी भी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए ये रिलेशंस होते हैं। इन रिलेशंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स होने हैं वो इसके बेस्ड ऑन होंगे और इन्हीं के आधार पर फिर हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे इनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, कैसे पैक्ड है, कितना परसेंट किसी भी सॉलिड के अंदर जो प्लेस होता है वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा कवर होता है, कितने परसेंट वैकेंट होता है, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद हम लोग देखते हैं बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, बिठा लें। आइए, बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, इसी यूनिट सेल को हम लोग बॉडी सेंटर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो इसको यहां से निकाल लिया। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा,
एक यूनिट यानी एक पॉइंट जो होगा, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है वो सेंटर ऑफ बॉडी में होता है। ये इस तरह से यहां होगा और इसको हम लोग मिला देते हैं इस तरह से। इसको हम लोग मान लेते हैं डी। ये पॉइंट क्या हो गया? डी हो गया। और ए से सी को मिला दें। तो अगर यहां पे देखेंगे तो हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देता है। कितना? दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देता है। एक तो एबीसी और एक एबीसी, दो ट्रायंगल दिखाई देंगे। तो अब देखते हैं जरा हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि ऐसे यूनिट सेल जिसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स उसके कॉर्नर्स पर तो होते ही होते, इसके साथ साथ एक जो होगा वो उस बॉडी के सेंटर में होता है। तो एक जो है वो बॉडी के सेंटर में लगा हुआ है। तो इस तरह से जो यूनिट सेल बनती है उसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो अगर हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो नियरेस्ट जो डिस्टेंस होगी यानी d इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? AD बाई 2 के बराबर। किसके बराबर? AD बाई 2 के बराबर। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा? AD को कैलकुलेट करना होगा। और AD तब कैलकुलेट होगा जब हम AC की वैल्यू को निकाल लें। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हुआ था तो हमने पढ़ा था। और ये हम लोगों को मिला था कितना? रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट 2A स्क्वायर, रूट 2A स्क्वायर अंडर रूट। अगर हम लोग इसको हटा दें तो ये मिल जाएगा कितना? रूट 2A। रूट 2A AC हमको ये मिल गया। तब जब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल ADC की बात करें, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, अगर ADC की बात करें तो हमको क्या लेना है? AD इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ध्यान से अगर देखें तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना है? AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से बात करें तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? ऐसा करते हैं, इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं इस तरह से, AC स्क्वायर। AC स्क्वायर, AC इक्वल टू है कितना? AC कितना होगा? ध्यान रहे यहाँ पे AC कितना होगा? 2A स्क्वायर। किसके बराबर हो जाएगा AC? AC स्क्वायर। AC स्क्वायर जो होगा, यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने AC कैलकुलेट कर दिया है। अगर AC स्क्वायर हम लोग कैलकुलेट करें तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस कितना? A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, हम यहाँ लिख सकते हैं 2A स्क्वायर। BC स्क्वायर, तो BC भी किसके बराबर होगा? ये BC क्योंकि क्यूब है तो A के ही बराबर होगा, प्लस A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना? 3A स्क्वायर। अब अगर AD की बात करें तो ये रूट 3A के बराबर हो जाएगा। AD इक्वल टू हमको कितना मिल गया? रूट 3A। आइए, अगर AD इक्वल टू रूट 3A है तो नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस D इक्वल टू कितना होता है? AD अपॉन कितना? 2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? रूट 3A अपॉन 2 के बराबर। अब अगर रेडियस की बात करें R इक्वल टू कितना होता है? D बाई 2। और D की वैल्यू कितनी है? रूट 3A अपॉन 2 का होल अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा रूट 3A अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू कितना? रूट 3A अपॉन 4। रूट 3A अपॉन 4। तो D इक्वल टू फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल D इक्वल टू रूट 3A अपॉन 2 और R इक्वल टू रूट 3A upon 4. This is the relation between the radius of an atom and nearest neighbor's distance. इनके बीच का जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की रिलेशन है वो यही है कि इनके बीच की दूरी
जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगे हुए हैं उनके बीच की जो दूरी है d वो √3a/2 के बराबर है, जबकि एटॉमिक रेडियस जो होगा वो √3a/4 के बराबर होगा। तो फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे किसी भी सॉलिड्स के पैकिंग के बारे में, कि सॉलिड्स के अंदर जो है वो कैसे पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से टाइप की पैकिंग्स आती है, तो इसकी हम लोग बात करेंगे। बेटा लें चलिए देखेंगे हम लोग क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। देखो इसको खाली हम लोग ज्यादा से ज्यादा समझेंगे, बहुत ज्यादा इसमें नोट्स नहीं करना है, क्योंकि केवल ये समझने की चीज है। इस पे ना तो कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और ना ही इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन केवल किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो पैकिंग स्ट्रक्चर है वो समझने के लिए ये जरूरी है, कैसे जो है वो इनका अरेंजमेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड्स के अंदर। तो केवल इसको हम लोग फटाफट समझेंगे, ज्यादा इस पे नोट्स नहीं बनाने हैं। तो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर सबसे पहले होता क्या है, किसे कहेंगे क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर? तो स्टार्टिंग से ही आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड्स जो है वह स्टेट ऑफ मैटर है जिनके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं और जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं ये बहुत कम होते हैं, मिनिमम होते हैं। आपने ये भी पढ़ा काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, अगर सॉलिड का पढ़ा तो उसमें पढ़ा कि इनके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, दे कैन वाइब्रेट ओनली ऑन इट्स ओन पोजीशन, वो केवल अपनी पोजीशंस पर क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट। क्यों? बिकॉज़ दे डू नॉट हैव सफिशिएंट स्पेस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जगह ही नहीं है। तो कितनी जगह है, कैसे ये पैक होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर के अंतर्गत देखेंगे। तो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता क्या है कि दैट स्ट्रक्चर इन विच maximum available space, that structure in which maximum available space is occupied by constituents particles leaving very minimum space, vacant space, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस है वो किसके द्वारा, जो उस सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके द्वारा पैक्ड होता है, कवर किया हुआ रहता है, और जो छूटा हुआ स्पेस होता है वो बहुत मिनिमम होता है। यानी किसी भी सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं जो मैक्सिमम स्पेस को कवर करके रखते हैं, बहुत मिनिमम स्पेस छोड़ते हुए, उस तरह के स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसको देख करके हम ये भी बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सॉलिड की डेंसिटी कैसी होगी। जितना क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज्यादा डेंस होगा, और जितना ज्यादा स्पेस बचा होगा वो स्ट्रक्चर जो होगा उसकी डेंसिटी जो होगी वो उतनी ही कम होगी। तो जितना क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होगा वही उसकी डेंसिटी को डिटरमाइन करता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी को ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ही बताता है। तो दिस corresponds
to a state of maximum density. This corresponds to a state of maximum density. So closer the packing, greater is the density. Closer the packing, greater is the density. जितना क्लोज पैकिंग होगी उसकी डेंसिटी जो होगी वो उतनी ही ज्यादा। तो इस तरह से जो हम लोग क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर देखेंगे, केवल ऐसे ही नहीं, हम लोग इसको तीनों डायमेंशनल में देखेंगे कि वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर अरेंज्ड इन ओनली वन डायमेंशन। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि जब ये टू डायमेंशनल पैकिंग होती है तो कैसा होता है, और तीसरा हम लोग देखेंगे कि जब थ्री डायमेंशनल पैकिंग होती है तो कैसा होता है। तो तीनों स्टेट में देखेंगे। आपको छोटा सा रिकैप देते हैं। वन डायमेंशन तो बहुत सीधा होता है, 1D की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत सीधा होगा, इसमें जाने की मतलब नहीं है। लेकिन जो 2D पैकिंग होती है, ये 2D पैकिंग दो तरह का होता है, हमने एक बार और बात किया था। ए टाइप पैकिंग होगी और दूसरा AB टाइप पैकिंग होती है। तो अभी हम लोग इस पे बात करेंगे। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आता है वो टेट्रागोनल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, जबकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिलता है वो हेक्सागोनल मिलता है। दूसरी चीज, अगर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, जबकि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कितना आएगा, 6 आएगा। अगर 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो केवल कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो दो स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक तो टेट्रागोनल और एक हेक्सागोनल। तो टेट्रागोनल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जबकि हेक्सागोनल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है उसमें 3D स्ट्रक्चर कैसा आता है। तो 3D स्ट्रक्चर भी एक तो इसके अकॉर्डिंग आएगा, दूसरा इसके अकॉर्डिंग आएगा, दोनों कंडीशंस आएगी। एक तो टेट्रागोनल अरेंजमेंट के आधार पर यानी ए टाइप के आधार पर आएगा, और दूसरा AB टाइप के आधार पे जो 3D पैकिंग होती है वो कैसे होती है। इन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग पहले के समय में सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कि दो कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स के बीच में बहुत थोड़ा सा स्पेस बचता है, जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते थे। तो अब देखेंगे कि ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितना बच रहा है, और इसको एक नया टर्म देते हैं जिसको वॉइड्स कहते हैं। तो अब जब इस तरह का 3D स्ट्रक्चर होगा तो हमें दो तरह के वॉइड्स मिलेंगे, एक टेट्रागोनल और एक ऑक्टाहाइड्रल। तो दोनों वॉइड्स के बारे में हम लोगों को डिटेल पढ़ना है। बाकी सारे स्ट्रक्चर केवल अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करने के लिए, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मेन जो चीज आएगी वो आएंगे वॉइड्स। वॉइड्स के बारे में हम लोगों को डिटेल पढ़ना है, क्योंकि वॉइड्स के रेडियस कैलकुलेट करने के लिए आते हैं, और ये पूछा जाता है कभी-कभी कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक रेडियस एंड रेडियस ऑफ वॉइड्स। ये चीज देखेंगे। और टेट्रागोनल में क्या होगा, ऑक्टागोनल में क्या होगा। इसी के साथ साथ नंबर ऑफ वॉइड्स के आधार पर हम लोग किसी भी क्रिस्टल के अंदर कितने स्पेस बच रहे हैं उसका परसेंटेज क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी जिसको हम लोग कहते हैं, उसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो इन चीजों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है वो है 1D स्ट्रक्चर। यानी 1D स्ट्रक्चर का मतलब वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखते हैं। बहुत सिंपल सा है वन डायमेंशनल closed packed structure। वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में क्या चीज होता है, कैसे होता है। तो सिंपल सी बात है, देखो इसमें केवल एक ही तरफ से जो है वो अरेंजमेंट होता है स्पेयर्स का। वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो होता है इसमें स्पेयर्स जो होंगे वो एक हॉरिजॉन्टल रो के अंदर प्लेस्ड होते हैं, जो एक दूसरे से टच करते हुए होते हैं, इस तरह से।
जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होंगे वो इस तरह से ऐसे अरेंज्ड होते जाएंगे। ये वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इस तरह से, ये वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहलाती है। इसी को हम लोग 1D स्ट्रक्चर भी कहते हैं। 1D स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा इसका? इसका मतलब हुआ कि केवल और केवल एक डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल है, इसी में इनका स्फीयर जो होगा वो प्लेस्ड होते चले जाते हैं। तो इन दिस स्ट्रक्चर the spheres are placed in horizontal rows। अब जरा ध्यान से देखें, किसी भी एक पर्टिकुलर स्फीयर को अगर हम लोग देखें तो इसको कितने टच कर रहे हैं? डेफिनेटली 2, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर इसकी बात करें तो इसको कितने टच कर रहे हैं? तो इस तरह के स्ट्रक्चर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना होगा? 2 होगा। तो अब सवाल ये है कि जरा कोऑर्डिनेशन नंबर को भी हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? क्या चीज होती है कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? क्या चीज है? तो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर्स, number of nearest neighbors of a particle, nearest neighbors of a particle is called coordination number। इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं या CN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 1D स्ट्रक्चर में? कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2। क्योंकि किसी भी स्फीयर को अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो उसके केवल 2 ही नाइबर्स टच कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज 2। तो इतनी चीजें आप लोग फटाफट कर लीजिए, बहुत ज्यादा नोट नहीं करना है इसको, केवल अवेयरनेस होना चाहिए। तो फिर मिटा लें। अभी हम लोग बात करेंगे 2D स्ट्रक्चर की। 2D स्ट्रक्चर कैसा होता है? यानी क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस क्लोज पैकिंग क्या होती है? 2 डायमेंशंस क्लोज पैकिंग क्या होगी? तो 2 डायमेंशंस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं? बाय प्लेसिंग 2 or more than 2 layers, one below to each, एक के नीचे एक। जैसे अभी हम लोगों ने एक देखा, मान लो कि ये हमने एक वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया, ये वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अभी एक और वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया जो जस्ट बिलो द फर्स्ट लेयर हो, पहले लेयर के बिल्कुल नीचे हो, ये इस तरह से ऐसे अपने से पहले वाले लेयर के बिल्कुल नीचे आए, फिर एक लेयर और आके अटैच हो गई, फिर एक लेयर और आके अटैच हो गई, इस तरह से। तो ये फिर अगर बना रहे हैं तो एक लेयर और आ गई यहाँ। तो अगर हम लोग नीचे वाली लेयर देखें तो वो लेयर अपने से ऊपर वाले लेयर के बिल्कुल सिमिलर है। तो अगर इस तरह के स्फीयर्स को हम नाम दे दें ए, क्या दे देना? ए, तो ये भी क्योंकि इसके सिमिलर है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए।
ये भी सिमिलर है तो क्या हो जाएगा ए, ये भी सिमिलर है तो क्या हो जाएगा ए। तो इसको हम लोग कहते हैं ए टाइप, 2 डायमेंशंस, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ए टाइप 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ये हो गया। लेकिन इस 2 डायमेंशनल का एक और अरेंजमेंट पॉसिबल है, उसको हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा नोट कर लेते हैं इसमें कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैक्ड structure, 2-dimensional closed packed structure can be generated by placing the rows of closed packed squares, closed packed squares. So rows can be combined in 2 ways. Rows can be combined in 2 ways. दो तरह से इन रोज को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। सबसे पहला कि स्फीयर्स जो हैं वो इस तरह से प्लेस किए जाएं कि ऊपर वाले जो स्फीयर्स हों उन्हीं के सिमिलर नीचे वाला स्फीयर्स आए। तो पहला तो यही होगा, सबसे पहला कि स्फीयर्स आर पैक्ड इन सच अ वे spheres are placed packed in such a way that the rows have a horizontal as well as exactly above those of the first row. इस तरह से क्या करें कि ऐसे पैक्ड हो जिसमें जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो बिल्कुल किसकी तरह से हो, अपने से ऊपर वाले की तरह से हो। तो पहला तो स्ट्रक्चर ये होता है। अब ध्यान रहे कि इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या क्या कहते हैं, ए टाइप 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और जो स्फीयर्स होंगे वो हमेशा किसके रूप में होंगे, इस बात को जरूर ध्यान रखना। देखो ये स्फीयर्स जो होते हैं इस तरह से रखें इसको, या फिर हम लोग क्या कर ले, इसको एक को बीच में रखें। अगर एक को बीच में रखते हैं तो भी जो आएगा वो इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा। ये हमेशा स्क्वायर शेप में आएगा, ये स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो आइए अब देखते हैं जो इसका दूसरा वे है उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है। जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का जो सेकेंड वे है, इसमें पहली लेयर जो होती है वो तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जाएगी इस तरह से। ये इस तरह से होगी।
लेकिन जो दूसरी हॉरिजॉन्टल लेयर होगी वो इसके डिप्रेशन से स्टार्ट होती है। ये यहाँ से जो इसका डिप्रेशन है, जो अपर लेयर के डिप्रेशन बने होंगे, इन डिप्रेशन के नीचे से स्टार्ट होती है, यहाँ से इस तरह से स्टार्ट होती है, ये इस तरह से। जो तीसरी लेयर आएगी वो पहले की जैसी होगी, जैसा पहला लेयर है तीसरी लेयर जो होगी वो बिल्कुल वैसे ही होगी, एकदम वैसे ही। और जो चौथी लेयर आएगी वो दूसरे के जैसी होगी। जो चौथी लेयर होगी वो कैसी होगी? दूसरे वाले के जैसी होगी। जैसे ये दूसरा वाला लेयर है, चौथी लेयर ऐसे ही आएगी, इस तरह से। अपने से ऊपर वाले लेयर के डिप्रेशंस पे, जो उसमें डिप्रेशंस बनते हैं, उन डिप्रेशंस पे जाकर के सेटअप हो जाते हैं इस तरह से। तो अगर इसको ए टाइप मान लें और इसको बी टाइप मान लें, तो ये स्ट्रक्चर जो होता है वो ए बी टाइप 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ये ए बी टाइप 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होता है। ध्यान रखना, अब अगर पर्टिकुलर एक स्फीयर की बात करें तो देखो कितने टच कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो 6, टोटल कितने हैं? 6। और ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर एक रेगुलर हेक्सागोन का है, इसलिए इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। तो दैट इज आल्सो नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है ये भी 2D स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो अपर लेयर होती है, जो अपर लेयर होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, और उसके नीचे जो सेकंड लेयर आती है वो अपने से ऊपर वाले लेयर्स के डिप्रेशंस में जाकर के उसके पार्टिकल सेटअप होते हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? 2D स्ट्रक्चर, 2D क्लोज पैकिंग, जो ए बी टाइप होता है। और चूंकि 6 स्फीयर्स को ये टच करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 होगा ही होगा, और जो स्ट्रक्चर बनेगा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर वो हेक्सागोन बनता है, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। तो इसके पहले में हम लोगों ने क्या देखा कि 4 स्फीयर टच कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा जो ए टाइप होगा, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है। जबकि यहाँ पे देखें तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 6 स्फीयर्स टच कर रहे होते हैं, और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। तो ये हो गया जो आपका 2D स्ट्रक्चर्स है। तो स्टूडेंट्स 3D स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, 3D स्ट्रक्चर्स क्या होता है। तो मिलते हैं फिर। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना।